हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे गुड वीटो की, जो हमेशा एक से एक अपडेट्स हमारे सामने शेयर करते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस, जो इनकी फिजिक अपडेट हम देख रहे हैं, हाउ मच ग्रेनी ही इज़ लुकिंग। मतलब इतने ज़्यादा यंग है ये। इस तरह की ग्रेनीनेस आई थिंक लास्ट हमने एक यंग एज पे, इतनी ज़्यादा यंग एज पे, जो कि टाइम के साथ विकसित होती है, डेवलप होती है आपकी फिजिक के अंदर, ये चीज़ हमने निक वॉकर की फिजिक में देखी थी। और अब वही चीज़ गाइस, गुड वीटो बीइंग इवन यंगर देन हिम, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा यंगर हैं, उसके बाद भी वो ग्रीनेस इनकी फिजिक में विजिबल है। ही इज़ ड्राई गाइस, 1 वीक आउट है इस वक्त, पूरी तरह से ड्राई हैं, डिप्लीटेड साइड में हैं। बट आपकी इनकी फिजिक देखो, जो टेक्सचर इनकी फिजिक में दिख रहा है, दैट इज़ इनक्रेडिबल गाइस। ग्लूट्स पे भी देख सकते हो आप कैसी स्ट्राइशंस वगैरह विजिबल हैं, हैमस्ट्रिंग पूरी तरह खिंची हुई है। मतलब एक पूरी वाटरलेस बॉडी जो होती है ना, वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिख रही है। बट ये ग्रेनेस मैन कमाल है। मतलब एक बहुत ही अमेजिंग एथलीट बन के निकल के आ रहे हैं ये। अभी तक ही हैज़ नॉट इवन क्वालिफाइड गाइस, सच में समझ रहे हो आप, ये क्वालिफाइड में नहीं है। उसके बाद भी एवरी सिंगल चैनल, एवरी सिंगल बिगेस्ट पॉडकास्ट, जो भी बॉडी बिल्डिंग लेजेंड्स हैं, सब इनके बारे में बात करें। इनफैक्ट अभी एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पर इयान वलैर भी मौजूद थे, और वहाँ पर इनके बारे में बोलते हुए हमने सुना कि इनके बारे में लोग ये बोल रहे थे कि गुड वीटो इवन टॉप 5 भी क्रैक कर सकता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। यस गाइस, मतलब द गाय हैज़ नॉट इवन क्वालिफाइड, और लोग उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि भाई ये टॉप 5 भी क्रैक कर सकते हैं। अभी इस बात से आप लोग कितना अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बट सच में गाइस, क्या आप लोग समझ सकते हो कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है इनके अराउंड। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हाइप क्रिएट हुई है, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बट क्या ये लोग भूल चुके हैं कि लास्ट ईयर हाउ ही परफॉर्म्ड, हाउ ही डिलीवर्ड। इनके बारे में सब इसी तरह की बातें बोल रहे थे कि ये भी एक हाइप है, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बट ही डिड प्रूव हिमसेल्फ इन बोथ ऑफ द शोज। और अगर ये वहाँ पे और क्वालिफाई करते गाइस लास्ट सीजन में, लास्ट ईयर में, तो ही वुड सर्टनली हैव क्वालिफाइड इवन लास्ट ईयर। एंड पता नहीं हु नोज गाइस, उसके बाद ये मार्टिन की जगह ले लेते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, फर्स्ट अटैम्प्ट था मार्टिन का, एंड ही क्रैक्ड टॉप 4 और डेरेक के बिल्कुल करीब आके। मतलब चलो ठीक है, जजिस के अकॉर्डिंग तो डेरेक और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन अगर जजिस को छोड़ दें और नॉर्मल क्रिटिक्स की बात करें, या फिर बॉडी बिल्डिंग फैंस की बात करें, या फिर चैनल्स की बात करें, तो एवरी सिंगल वन ऑफ देम स्टेटेड कि डेरेक को मार्टिन बीट कर रहे थे। और काफ़ी हद तक मार्टिन और डेरेक के बीच में काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली। तो अगर ये चीज़ हम एक डेब्यूटेंट यानी कि मार्टिन फिट्जवाटर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमने देखा, हमने विटनेस करा, तो हु इज़ टू से कि ये चीज़ हम गुड वीटो के साथ नहीं देखेंगे। मतलब गुड वीटो ने मार्टिन को ऑलमोस्ट बीट कर ही दिया था ना ट्रॉय में, राइट। मतलब जजिस का पल्ला कहीं भी झुक सकता था, वो किसी को भी चूज़ कर सकते थे, और जजिस ने चूज़ करा किसको? मार्टिन को, गुड वीटो को नहीं। तो अगर वहाँ पर गुड वीटो को चूज़ करते हैं और गुड वीटो क्वालिफाई करते हैं, और मार्टिन इस तरह का ऑफ सीजन लेते या फिर पूरा गायब हो जाते, तो मे बी गाइज, मे बी, मतलब अब तो देखो हम मे बी ही बात कर सकते हैं, बट मे बी गुड वीटो वहाँ पर मार्टिन से ऊपर प्लेस कर जाते, या फिर मार्टिन की जगह पर प्लेस कर जाते, और डायरेक्ट के सामने 4th प्लेस अपने मिस्टर ओलंपिया के डेब्यू में ही ले आते। तो इसीलिए आई थिंक लोग बात कर रहे हैं कि मिस्टर ओलंपिया में अपने डेब्यू में ही टॉप 5 क्रैक कर जाएंगे, जो कि बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, समझ आ रही है। इसीलिए बिकॉज जब एक दूसरा डेब्यूटेंट, उनके साथ टक्कर देने वाला डेब्यूटेंट टॉप 4 क्रैक कर सकता है, तो ये क्यों नहीं। बाकी गुड वीटो इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग गाइज। नेक्स्ट वीक होने वाला इनका पहला शो इस सीजन का, जिसका नाम है आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील। और इवन दो गाइज वहाँ की लिस्ट अभी तक हमने देखी नहीं है, नाम निकल के नहीं सामने आए, बट एज वी हैव कन्फर्म्ड कोई भी बड़ा एथलीट वहाँ पे, मतलब इतना टॉप का एथलीट कम्पीट नहीं कर रहा, बिकॉज द शो इज़ इन ब्राज़ील। हो सकता था वहाँ पे राफेल ब्रांडो कम्पीट करते, बट ही हैज़ बीन डीलिंग विद सम मेजर हेल्थ कंसर्न्स, तो इसीलिए राफेल ब्रांडो तो काफ़ी डाउनसाइज हो गए हैं, और ही इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग। तो आई एम प्रीटी श्योर गाइज, वहाँ पर जाकर अब आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील से जीत कर बहुत जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे यहाँ पर गुड वीटो। और उसके बाद पिट्सबर्ग प्रो में जब ये उतरेंगे ना, तो एक बिल्कुल ही पॉजिटिव, एक बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ उतरेंगे। वहाँ पर इनको कोई डर नहीं होगा कि भाई जीतता हूँ हारता हूँ, कुछ भी नहीं गाइस। बस वहाँ पे इनके लिए होगा कि भाई किसी भी टॉप प्लेसर को मुझे बीट करना है। बिकॉज देखो मार्टिन, डेरेक, निक, ये तीनों टॉप 5 प्लेसर हैं। एक मिस्टर ओलंपिया है, एक टॉप 3 प्लेसर है, वो एक टॉप 4 प्लेसर है। इन तीनों में से अगर गुड वीटो ने किसी को भी बीट कर दिया ना, एक को भी, तो इसका मतलब टॉप 5 में इनकी प्लेसिंग ऑन पेपर गाइस एक ऊपर हो गई। बहुत ही ज़्यादा इनका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए जाएंगे। एंड इनके लिए एक बहुत बड़ी अश्योरेंस होगी कि भाई यस, आई कैन एक्चुअली डू दिस। मैं कितना भी यंग हूँ, चाहे मैंने अभी एक ही प्रो शो जीता हो, बट आई कैन एक्चुअली डू दिस। एनीवेज गाइस, आप बताओ गुड वीटो की अपडेट कैसी लग रही है, और गुड वीटो कितने ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है, और क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि टॉप 5 अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिस्टर ओलंपिया में क्रैक कर जाएंगे? वेल, मैं तो टोटली एग्री करता हूँ गाइस। इवन इफ मतलब 1% चांस होगा इस चीज़ का कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील से ये जीते नहीं, बट अगर ऐसा होता भी है किसी तरीके से, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, तब भी आई वुड स्टिल रूट फॉर गुड वीटो, बिकॉज इनमें वो एक्चुअल पोटेंशियल है गाइस। मतलब ये हैं उस तरह का एथलीट, हर एक चीज़ इनके पास कंप्लीट है। बैक पे यस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, लेकिन
उसके अलावा ही इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली कंप्लीट। एनीवेज, अब अगर चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है लोगन फ्रैंकलिन की। और लोगन फ्रैंकलिन इस बार कूदने वाले हैं गाइस टेक्सास प्रो में टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। यस गाइस, आई थिंक अभी अगर मुझे सही से याद है तो इन्होंने एक अर्ली शो में कम्पीट करके क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पा ही ली है, तो इनको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट इफ़ आई एम रॉन्ग गाइस, अगर मैं इस चीज़ के बारे में रॉन्ग हूँ, बिकॉज क्लासिक डिवीजन के बारे में इतना ज़्यादा थोड़ा सा इतने शोज़ होते हैं ना कि याद थोड़ा सा कम रहता है। इसीलिए अगर मैं बात करूँ इनकी गाइस, तो अभी के प्लान के हिसाब से इनकी आप फिजिक अपडेट देख सकते हो। और यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये 1 वीक आउट है, मतलब अपनी प्रेप स्टार्ट करने में 1 वीक के बाद ये अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे। और ही इज़ वेरी क्लोजर टू हिज वेट कैप। अब देखो, इनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आर्नो क्लासिक में इतना ज़्यादा एक ज़बरदस्त पैकेज देंगे, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्टर ओलंपिया में जिस तरह से माइक ने परफॉर्म करा है, माइक ही जीतेंगे, साथ में वेस्ली विजर्स, माइकल डबुल वगैरह टॉप पे होंगे। अब यस, दे वर ऑल्सो इन द मिक्स, बट ये मिस्टर ओलंपिया में गाइस टॉप 10 के बाहर थे। यस, इवन दो ही वॉज वर्किंग विद पिटौर वहाँ पर भी, बट एक तरह से फिजिक में लर्निंग हो रही थी एंड दैट लर्निंग का कर्व सही तरीके से अब चला है। वहाँ पर इनकी प्लेसिंग थी गाइस 13th प्लेस। मतलब समझ रहे हो, आप ऐसा एथलीट जो कि बहुत ज़बरदस्त क्लासिक दिखता है, बट कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशनिंग से अपनी पीक से मात खा रहा है, वो टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाता। और उसके बाद गाइस कुछ ही वीक्स में, 8 से 10-12 वीक्स के अंदर वो आता है आर्नो क्लासिक में, और वहाँ पर वेस्ली विजर्स को, माइकल डबुल को, मैट ग्रेगो को, हर किसी को बीट कर देता है और प्लेस करता है टॉप 2 में, यानी कि सेकंड प्लेस अपने नाम करता है। वहाँ पर बैटल करता है माइक सोमरफील्ड से, हु इज़ पोटेंशियल मिस्टर ओलंपिया क्लासिक चैंपियन फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर मैं ऑन पेपर देखूं तो गाइस। लेकिन यहाँ पर लोगन फ्रैंकलिन ने काफ़ी अच्छी बैटल दी माइक सोमरफील्ड को, और सच में गाइस कई लोगों ने वहाँ पर, इवन दो माइक वॉज एब्सोल्युटली कंप्लीट और माइक डिजर्व करते थे जीतना, बट गाइस कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वहाँ लोगन फ्रैंकलिन को टॉप पर प्लेस करा। और लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोगन फ्रैंकलिन वॉज द वाव फैक्टर जिनको जीतना चाहिए था। बट एनीवेज, क्लासिक डिवीजन में हमेशा ये चीज़ें चलती रही है। अगर दोनों परफेक्शन के साथ आए हैं एथलीट टॉप के, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। उनमें बस आपकी परसेप्शन, आपके पर्सपेक्टिव की बात होती है। लेकिन यस गाइस, लोगन इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल, और एक न्यू कोच के साथ वर्क करना विच ही वॉज डूइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने किसी भी कोच पे ट्रस्ट नहीं करा था। फिर कहीं जाकर इन्होंने ट्रस्ट करा पैट्रिक टूर पे, और फर्स्ट शो इनका जो होने वाला था मिस्टर ओलंपिया से भी पहले, वहाँ पर पैट्रिक ने उनको मना कर दिया कि भाई आप compete मत करो, आप सीधे मिस्टर ओलंपिया में compete करना उतरना, ऑलरेडी यू आर क्वालिफाइड, सो यूज़ दिस टाइम। एंड ही स्टूड ऑन द स्टेज, वहाँ पर परफॉर्म करा, बट टॉप 10 क्रैक नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर आए आर्नो क्लासिक में, और देख लो किस तरह की परफेक्शन के साथ, किस तरह की कंडीशन के साथ ये आए थे। मतलब कई सारे बड़े नेम्स ने इनको ये तक बोल दिया कि सबसे बेस्ट कंडीशनिंग हमने क्लासिक डिवीजन में अभी तक किसी की देखी है इन अ लॉन्ग टाइम, दैट वाज ऑफ लोगन फ्रैंकलिन, एंड दिस इज अ वेरी बिग अप्रिसिएशन गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा इनको कमेंट कर रहे हैं इनके पैकेज के लिए, एंड सच में आई रियली बिलीव कि अब वो जो एक रेसिपी चाहिए होती है ना, वो पेटौर ने, यानी कि पैट्रिक टूर ने और लोगन फ्रैंकलिन ने, दोनों ने फाइंड कर ली है। अब देखना यह है कि टेक्सास प्रो में ये कैसे उतरते हैं, क्योंकि टेक्सास में आई रियली बिलीव वहाँ पर अभी तक देखो कोई ऐसा बड़ा नाम निकल के आया नहीं है, लेकिन वहाँ पर 2-3 और बड़े एथलीट्स, बिकॉज एक स्टेपल शो है IFBB का, तो वहाँ पर 2-3 बड़े एथलीट्स जरूर कूदेंगे, तो वहाँ लोगन फ्रैंकलिन का मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर वहाँ लोगन फ्रैंकलिन जीत जाते हैं, विच आई रियली बिलीव, अगर माइक सोमरफील्ड नहीं उतरते ना, तो लोगन फ्रैंकलिन को जीतने से मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर माइक नहीं उतरते हैं, आई रियली बिलीव लोगन फ्रैंकलिन जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे और एक स्टेबल कर देंगे अपने आप को कि भाई आई एम गोइंग टू बी प्लेसिंग एट द वेरी टॉप, और अब मुझे कोई कम नहीं आ सकता। बहुत टाइम लगा खुद को प्रूव करने में, बहुत टाइम लगा यहाँ पर आने में, लेकिन नाउ इट इज़ माई टाइम, और ये माइक और मेरे बीच में ही रहने वाला है। एनीवेज, आप बताओ यहाँ पे लोगन फ्रैंकलिन की फिजिक आपको कैसी लग रही है गाइस? मुझे तो ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा ना टाइट साइड पे लग रहा है, बस वही है प्रेप अभी स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम, हाउ द प्रेप गोज फॉर हिम, और इस साल का मिस्टर ओलंपिया के लिए कैसे जाता है। वैसे पहले तो क्वालिफाई करना है, बट आई रियली थिंक कि इसमें कोई डिफिकल्टी इनको नहीं आएगी। एनीवेज, अगर चलें आप नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है निक वॉकर की। और पहले तो मैं आपको ये अपडेट दिखाऊँ निक ने जो पहले पोस्ट करी थी, और यहाँ पर निक वॉज हिटिंग फ्रंट रिलैक्स पोज। अब यहाँ पर देखो फ्रंट रिलैक्स पोज हिट करना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा निक अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं, बिकॉज ये एक निक का काफ़ी वीक सा पोज है, या फिर एक रिलैक्स सिचुएशन है जहाँ पर निक काफ़ी वीक दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ हिज टेपर गाइस, क्योंकि यहाँ पर सबके वी टेपर्स वगैरह बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। एंड आई मस्ट से गाइस, निक का वी टेपर भी यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा टॉप के बिल्कुल एथलीट्स हैं उनके बिल्कुल कंपेरेबल लग रहा है, बट निक का मिड सेक्शन काफी ज्यादा टाइटर साइड पे, और साथ में टेपर इज ऑल्सो विजिबल। अब आप लोग बोलोगे कि 6 वीक्स आउट है निक, अब 6.5 वीक्स आउट, और उसके बाद भी इनकी फिजिक में उस तरह की कंडीशन या फिर उस तरह की लाइंस क्यों विजिबल नहीं है? सो इसका रीजन गाइस सिंपल है, बिकॉज निक इस बार एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, एक नए कोच के साथ। ही इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू एज मच मास एज पॉसिबल, जितने लंबे टाइम हो सके, बिकॉज निक हमेशा यही करते हैं कि श्रेडिड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और लास्ट 2 शोज में हमने देखा कि निक काफी ज्यादा पीड साइड पे थे, बट इनकी फुलनेस कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी, या फिर इनका साइज वो फ्रीकी
इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था जिसके लिए निक जाने जाते थे। तो इस बार निक इज़ नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक अगेन। निक इस बार बिल्कुल एंड में जाते हुए पील्ड होंगे, श्रेडिड होंगे। उससे पहले ही इज़ ट्राइंग टू रिटेन एज मच मसल मास एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और वही चीज़ यहाँ में करते हुए निक दिख रहे हैं गाइस। अपने सारे साइज़ को होल्ड करना, अभी भी 288 पाउंड 287 पाउंड्स के आसपास है ये 6 वीक्स आउट गाइस। मतलब हम निक का बिगेस्ट वर्जन, फ्रीकेस्ट वर्जन जरूर देखने वाले हैं। एंड यस कंडीशन अभी है उस लेवल की, बट उतनी भी नहीं है जितनी हम 6.5 वीक्स के आसपास निक को देखते थे। बट एनीवेज गाइस, ही इज फ्रीकिंग निक वॉकर, और निक के लिए यहाँ पर खुद को प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ गाइस, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट लंसफर्ड पिट्सबर्ग में उतरना आपको पता है, और डायरेक्ट लंसफर्ड का पिट्सबर्ग में उतरना मतलब निक के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। साथ में अभी एक पॉडकास्ट भी हुआ था जहाँ पर डायरेक्ट से लोग बोलते हुए सुनाई दिए, टेरिक एल्गिंडी वगैरह, कि भाई क्यों नहीं आप न्यूयॉर्क प्रो में भी उतर जाते पिट्सबर्ग के बाद में, मतलब उसके 1 वीक बाद ही है, और एक ईजी चेक होगा आपके लिए वहाँ पर जाकर भी जीत जाना। तो क्यों नहीं उतरते? तो गाइज इसका मतलब सिंपल सा है, अगर निक को जीतना है गाइज तो उनको डायरेक्ट को बीट करना होगा। मतलब मार्टिन को बीट हो, चलो फिर भी ठीक है, मार्टिन को एक टक्कर वाला मामला देखते हैं हम, लेकिन निक कैन एक्चुअली बीट हिम। निक ने प्लान भी नहीं करा होगा कि डायरेक्ट यहाँ पर कूदेंगे। निक का प्लान कुछ ऐसे ही होगा कि पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो दोनों शो से मैं जीत कर एक मोमेंटम के साथ जाऊँगा। लेकिन अब चीज़ें आर वेरी डिफिकल्ट, थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे प्लान करा था वैसे ही नहीं गई, और डायरेक्ट गाइज सच में एक बहुत बड़ी थ्रेट बन के यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, एक अच्छी बात यह है कि अगर निक ने वहाँ डायरेक्ट को बीट कर दिया गाइस, तो समझ लो कितना ज़बरदस्त गेम चेंज हो जाएगा। मतलब ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग इस बात को अटपटा कहेंगे, लेकिन गाइस 1% आप सोच के देखो, इफ़ 1%, ओनली 1%, जैसे कि हम देखते हैं थैनोस को बीट करने की भी पॉसिबिलिटी कितने करोड़ में से एक तो थी, तो वहाँ पर निक के लिए भी हम इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ही देखते हैं। और अगर निक ने ऐसा कर दिया ना, तो मोमेंटम और गेम पूरी तरीके से खुल जाएगा। बट अगर निक को डायरेक्ट ने बीट करा और डायरेक्ट कूद कर न्यूयॉर्क प्रो में भी, तो निक के प्लान्स पूरी तरीके से बीट हो जाएंगे। क्यों बीट होंगे? क्योंकि देखो, एक तो निक ने 2 ही शोज प्लान करे हैं, इसके बाद निक को फिर से एक और शो पिक करना पड़ेगा कूदने के लिए, कम्पीट करने के लिए। टोरंटो, कैलिफोर्निया, फीबो, किसी भी शो में, फीबो तो आई थिंक पहले ही हो जाएगा, बट यस, टोरंटो, कैलिफोर्निया, लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट, बहुत सारे शोज हैं। तो निक को अगर फिर से कूदना पड़ेगा, फिर से प्रेप करनी पड़ेगी, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक फोकस इनका ना पूरा मिस्टर ओलंपिया में नहीं, बल्कि शो पे क्वालिफाई करने पे ही होगा। 2 साल से ही इज़ नॉट कम्पीटिंग एट मिस्टर ओलंपिया लेवल, तो वहाँ पर इनके लिए यही मुश्किल हो जाएगी कि भाई स्टेज पे मुझे चढ़ना है। तो क्वालिफाई करने में जो दिमाग लगेगा ना, वो मिस्टर ओलंपिया की प्रेप में नहीं लगेगा, खुद को उस तरह से इंप्रूव करने में नहीं लगेगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू गो रियली बैड फॉर हिम। इसीलिए गाइस निक के लिए बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बनाने का मौका है किसी भी तरीके से। आई डोंट नो कैसे ये चीज़ होगी, बिकॉज बिलीवेबल तो मुझे भी लग रही, बट हाँ, अगर ये चीज़ कर देते हैं, या फिर एक ये चीज़ भी होती है कि निक बिल्कुल डायरेक्ट को टक्कर देते हैं खतरनाक वाली, चाहे जीते नहीं, बट एक ज़बरदस्त वाली टक्कर देते हैं जहाँ पे मुकाबला काफ़ी बराबरी का दिखाई देता है और जजेस हिल जाते हैं, तब भी इनके लिए चीज़ें अच्छी जाएंगी, चाहे ये बाद में ही क्वालिफाई करें। लेकिन हाँ, चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाली जाएंगी कि यस, सैमसन को बीट करने वाले को, एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन को मैंने टक्कर दी उस लेवल की। एनीवेज, अब अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जेरेमी पॉटविन की। जेरेमी पॉटविन के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर ये है गाइस कि जेरेमी पॉटविन अभी अभी अपनी स्टोरी डाल के हमें बताया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। Alright guys, it's actually taken me a while to put this video out, but I do want to send a thank you to everyone who has reached out and sent positive vibes my way. It really has been overwhelming. It's insanely appreciative, and super grateful for all of you. The reason it's been hard to put this video out is, for some reason, even though I made light of the entire situation, sitting there and saying I have cancer, it just feels weird, man. Like, I know everything will be alright. I know I'm gonna come out on top. I got very fortunate that I found this early. So, yeah, would have been crazy if I never went in for stomach pain or stomach issues, GI issues. Who knows when I would have found that kidney tumor. So, तो यहाँ पर गाइस जेरेमी बोलते हुए हमें दिखाई दिया कि अभी अभी ही हैज़ गॉट डायग्नोस्ड विद स्टेज 1 किडनी कैंसर। आई डोंट नो किस तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा सेटबैक इनको लगा है, डायग्नोस हो गए हैं, काफ़ी जल्दी पकड़ लिया गाइस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इतनी जल्दी पकड़ लेना, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो थिंग्स कैन गो रियली साउथ पो। तो ये चीज़ इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है कि पहले पकड़ लिया, लेकिन आई डोंट नो किस तरह की चीज़ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेस्ट कराते हैं। एक कोच के साथ भी आई रियली बिलीव ही हैज़ बीन वर्किंग, तो इतने सारे टेस्ट कराने के बाद भी ऐसी चीज़ निकल के आए एकदम से, ये चीज़ काफ़ी अटपटी सी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे थे और स्ट्रेस दिखाई दे रहे थे, एंड इट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल गाइस। ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो, ऐसी चीज़ आपके साथ निकल के आए, तो एनीवन कैन गो रियली रियली स्ट्रेस्ड, और इनके साथ भी हमने वही चीज़ होती हुई देखी। बाकी जेरेमी पॉटविन डायग्नोस हो गए हैं, अब ये ज़्यादा टाइम अपना रिकवर करने पे लगाएंगे, किसी तरीके से इन्होंने अभी तो कॉन्कर कर लिया है, एंड आई रियली होप गाइस आगे इनके साथ ये चीज़ रिपीट ना हो, अभी ये चीज़ पूरी तरीके से दब जाए और ख़त्म हो जाए। अब आई डोंट नो कैसे इनका
कंपीटिंग करियर जाएगा, कंपीट करने वाला प्रोफेशनल करियर जाएगा। बट लेट्स सी, लेट्स होप कि जेरेमी पॉटविन अभी तो अच्छे से रिकवर हो जाएं। कंपीट करना तो अपना चलता ही रहेगा, और ना भी करें तो भी ही हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। उसमें अब इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। अपनी रिकवरी, अपनी हेल्थ पर ध्यान देगा, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, बिकॉज ही इज़ अ फैमिली मैन, ही हैज़ बीन अ फैमिली मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सबके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हुए मुझे देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।